भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद इंटरनल सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था। अचानक से उनकी मृत्यु ने भारत को एक खतरनाक झटका दिया था, जिसके लिए भारत पूरी तरह से तैयार न था। इस विकट परिस्थिति में दुश्मन देश घात लगाकर बैठा था भारत पर नए आक्रमण के प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में। नवंबर 1984 में पेरिस में एक कॉफी शॉप में बैठे रॉ एजेंट संजीव जिंदाल इसी चिंता में बैठे थे। अभी कुछ ही दिन पहले उनके लंदन ट्रिप ने उनकी चिंता और ज्यादा बढ़ा दी थी। उनके परेशानी का कारण था लंदन में ही उनके द्वारा तैनात क्लर्क ली, एक कोड नेम जो आरएनएडब्ल्यू का इन्फॉर्मर था, उसके द्वारा दी गई रिपोर्ट। क्लर्क ली का मुख्य काम था यूरोप में एंटी इंडियन एलिमेंट्स, खास करके पाकिस्तानी जैसे अब्दुल खान और एक्सट्रीमिस्ट पर नजर रखना और किसी भी षड्यंत्र का पता लगा उसकी रिपोर्ट जिंदाल को सौंपना। इस बार जिंदाल के पास आई रिपोर्ट के अनुसार मिड 1984 से अब्दुल खान एक के बाद एक आईएसआई के उच्च अधिकारी, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सरदारों से और कुछ लोकल इंडियन लीडर से मीटिंग पे मीटिंग किए जा रहा था। लगातार एक के बाद एक इतने सारे मीटिंग्स जो लंदन में हो रहे थे वह चिंता का विषय था और इस बात की पूरी गारंटी थी कि भारत पे वे आतंकी आक्रमण की फिराक में है। इन सब में से एक नाम जिसका पीछा रॉ कब से कर रही थी वह नाम था BN सांधू। पूरे रिपोर्ट को स्टडी करने के बाद जिंदाल दिसंबर 1984 को रवाना हो जाता है दिल्ली के लिए। दिल्ली जाकर अपने सुपीरियर अथॉरिटी अनुज भारद्वाज से मिलता है। भारद्वाज के साथ मीटिंग दौरान जिंदाल उन्हें इंदिरा गांधी असैसिनेशन से अब तक की सारी इनपुट्स देता है। भारद्वाज का भी यह मानना था कि हो सकता है कि आईएसआई का असैसिनेशन से कोई संबंध ना हो, पर रिपोर्ट में मेरिट था इस बात का कि अपकमिंग डेज में देश जो एक अलग सिचुएशन से जब पास हो रहा है तो शायद इसका फायदा आईएसआई और आतंकी संगठन उठा सकते हैं। दुश्मन का इरादा जो भी हो, पर इस बार रॉ को एक कदम आगे रहना था। एक सबसे बड़ी समस्या जो रॉ के सामने थी वह यह थी कि सांधू और खान का मिशन यूरोप में कैसे फेल किया जाए। यूरोप में कोर्ट ऑपरेशन या किसी भी तरह की असावधानी चिंता का कारण बन सकता था। इससे भारत के रिलेशन में खासा बुरा प्रभाव पड़ सकता था। रॉ किस तरह एक कदम आगे रहने का सोच रही थी और किस प्लान के साथ आईएसआई को फेल करने वाली थी, जानने के लिए बने रहिए आज के एस्पिनाच स्टोरी ऑपरेशन हॉर्नेट में। जिंदाल ने अनुज भारद्वाज को एक ऑपरेशन लॉन्च करने का प्रस्ताव रखा। जिंदाल का मानना था कि अगर वे ऑपरेशन सक्सेसफुल लॉन्च करते हैं तो इसका सीधा असर भारत के दुश्मन पर पड़ेगा और यह संदेश उन तक पहुंचेगा कि भारत से दुश्मनी उनके लिए कितना महंगा सौदा साबित होगा। लेकिन दूसरी तरफ किसी भी ऑपरेशन को ग्रीन सिग्नल अनुज भारद्वाज नहीं देना चाहते थे बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग और ऑथेंटिक रिपोर्ट के। और तो और उन्हें जिंदाल के सोर्स क्लर्क ली पर भी ज्यादा भरोसा न था। लेकिन जिंदाल ने अपने सोर्स पर पूरा भरोसा था और हो भी क्यों ना, क्लर्क ली द्वारा आज तक गलत लीड जिंदाल को नहीं मिली थी। जिंदाल ने भारद्वाज से कंप्लीट रिपोर्ट बनाने के लिए 2 दिन मांगे। 2 दिन बाद जिंदाल ने भारद्वाज के सामने रिपोर्ट हाजिर की। रिपोर्ट के अनुसार सांधू कई सालों से गायब था और अब जाकर अचानक से लंदन में एक के बाद एक हो रही मीटिंग में वो खान के साथ पाया गया। करंट लोकेशन के हिसाब से सांधू इस्लामाबाद में आईएसआई के प्रोटेक्शन में रहता था। इस्लामाबाद का नाम सुनते भारद्वाज के कान खड़े हो गए। जिंदाल ने तुरंत सांधू को पकड़ने का प्रस्ताव रखा। वो नहीं चाहता था कि आईएसआई और उनकी मिलीभगत भारत को कोई नुकसान पहुंचाए। आगे की रिपोर्ट के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने रॉ को नए प्रधानमंत्री राजीव गांधी के फ्रांस विजिट के बारे में बताया, जो कि जल्द होने वाला था। सिचुएशन यहां टेंस थी। खान और सांधू यहां क्या चाहते थे वह पकड़ में नहीं आ पा रहा था। लेकिन उनका इरादा कुछ भी हो, रॉ की प्राथमिकता बन चुका सांधू को वो किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहते थे। तो यह तय हुआ कि लंदन में ऑपरेशन कंडक्ट किया जाएगा और पेरिस को सब स्टेशन की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। यहां से शुरुआत हुई ऑपरेशन हॉर्नेट की। सबसे पहले तो जिंदाल ने खान और सांधू को अग्रेसिव सर्विलेंस पे रखा।
ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी के बारे में जिंदाल ने डिमांड रखी कि इस ऑपरेशन के लिए एक अंडरकवर ऑफिसर तुरंत लंदन के इंडियन एम्बेसी में डिप्लॉय किया जाए, जिसका काम डायरेक्ट क्लर्क ली से कोऑर्डिनेट करना होगा। इसके बाद जिंदाल ने लंदन में तैनात रॉ स्पाई, जिसका कोड नेम मोहन नारायण था, जिसने प्राग में डायरेक्ट भारद्वाज के निगरानी में ऑपरेशन किया था। भारद्वाज के साथ मिलकर कई ऑपरेशन में वह शामिल हुआ था और अब इस मिशन का भी हिस्सा था। मोहन नारायण बेहद शातिर, चौकस और अति चार्मिंग खिलाड़ी था। जर्मन, फ्रेंच भाषा में माहिर, वह किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेने में महारथी हासिल थी। जिंदाल ने ऑपरेशन हॉर्नेट को 2 भागों में डिवाइड किया था। पहले भाग में इंटेलिजेंस इकट्ठा कर उसे इंटरप्रेट का काम नारायण और क्लर्क ली को सौंपा गया, जबकि दूसरे भाग यानी कि कोवर्ट ऑपरेशन को खुद जिंदाल लीड करने वाले थे। जनवरी 1985 में वियना के एक कैफे में बैठा जिंदाल राह देख रहा था अपने एक पुराने इन्फॉर्मर सोफी क्लोर की, जो एक कोड नेम था बेहद खूबसूरत लड़की का। इससे पहले भी ऑस्ट्रिया में हुए एक ऑपरेशन में जिंदाल और सोफी ने साथ में काम किया था। एस्पिनाज वर्ल्ड में कभी कोई परमानेंट रिलेशन नहीं होता। एक मिशन के बाद अक्सर अपने इन्फॉर्मर से कांटेक्ट तोड़ दिया जाता है, पर सोफी एक्सेप्शन थी। जिंदाल ने कुछ इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन के बाद सीधे पॉइंट पर आता है और $10,000 टेबल पर रख चिट्ठी में एक नाम देता है, जिसे सोफी को ढूंढकर जिंदाल को रिपोर्ट करना था। जो नाम सोफी को मिला था वह नाम था हरप्रीत आहूजा। बिना सवाल पूछे सोफी अपने हिस्से का काम करने निकल पड़ती है। 2 दिन बाद जिंदाल पेरिस पहुंचता है और सिक्योर लाइन से एम्बेसी फोन करता है पब्लिक बूथ द्वारा नारायण को। टेलीफोनिक रिपोर्ट नारायण और क्लर्क ली की टीम प्रस्तुत करती है। अब्दुल खान के गार्डनर, जिसका नाम तारिक सिद्दीकी है, उसे अपना इन्फॉर्मर बनाया गया। पैसे के लिए अपने मालिक को दगा दे तारिक सिद्दीकी एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन देता है। उस इन्फॉर्मेशन के अनुसार खान के घर जितने कॉन्फिडेंशियल लोग मिलने आते थे, उनका नाम, यहाँ तक उनके कार का नंबर तारिक ने प्रोवाइड किया था। नाम की लिस्ट को जब नारायण वेरीफाई करता है, तब पता चलता है कि उस लिस्ट में ISI के ऑफिसर्स, पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स और कुछ सिविल सर्वेंट्स थे। एक आदमी नारायण को बहुत खटका था और वह था हरबख्श सिंह, जो सांधु का बॉडीगार्ड था। इसके साथ गार्डनर तारिक ने कुछ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन शेयर किए, जिसके अनुसार सांधु और हरबख्श लेट 1984 में इस्लामाबाद में कई दौरे कर चुके थे। नारायण और क्लर्क ली के इस काम से जिंदाल बेहद खुश था। नारायण ने इसके बाद तारिक को थोड़ा और पुश करने की कोशिश की। नारायण ने तारिक से मीटिंग में आए लोगों के फोटोग्राफ्स क्लिक कर भेजने की डिमांड की और $5,000 भेजे गए थे इस काम के लिए, लेकिन फोटोग्राफ्स देने से तारिक ने मना कर दिया, क्योंकि यह काम मौत को दावत देने जैसा था। परंतु तारिक ने क्लर्क ली और नारायण को दर्जनों भर सील्ड एनवेलप मुहैया करवाए। इन सील्ड एनवेलप में ज्यादातर पब्लिक फंक्शन इन्विटेशन के एनवेलप थे, परंतु एक एनवेलप ने नारायण का ध्यान आकर्षित किया। उस एनवेलप में एक डॉक्यूमेंट था जो यह बता रहा था कि अब्दुल खान लंदन में स्थित 3 अलग अलग बैंक अकाउंट्स में पैसे पर पैसे जमा किए जा रहा है। नारायण पूरी तरह से श्योर हो चला था कि बैंक अकाउंट सांधु और हरबख्श के थे। नारायण ने रिपोर्ट तत्कालिक जिंदाल को सौंपी और जिंदाल ने भारद्वाज को। प्रोग्रेस रिपोर्ट देखते भारद्वाज खुश हो जाते हैं और जिंदाल को प्लान B एग्जीक्यूट करने को कह देते हैं। प्लान B के अनुसार जिंदाल को सांधु के नेटवर्क में एक मोल यानी भेदी ढूंढना था और यह काम क्लर्क ली ने बड़े ही चालाकी से किया। सांधु के बॉडीगार्ड हरबख्श के कजिन अमरजीत वो भेदी बना। अमरजीत वैसे भी हरबख्श के साथ खुश न था। यह बात अलग थी कि वह हरबख्श के सहारे ही जी रहा था। क्लर्क ने इसका फायदा उठा अमरजीत को काम सौंपा, जिसके तहत अमरजीत को काम में इतना ही करना था कि जो भी व्यक्ति हरबख्श से मिलने आता है उसकी लिस्ट देना और कोशिश करना यह जानने की कि उनके बीच क्या बातें हो रही हैं। इसके बदले क्लर्क ली ने अमरजीत को एक मोटी रकम देने का वादा भी किया। इसके बाद क्लर्क ली और नारायण ने जिंदाल को अमरजीत के इन्फॉर्मर होने की बात बताई। जिंदाल इस स्ट्रैटेजिक रिपोर्ट से बहुत खुश था, लेकिन दूसरी तरफ वियना में सोफी को हरप्रीत आहूजा को ढूंढने का काम जो सौंपा गया था, उसकी चिंता भी उसे खूब थी। वियना का पूरा शहर KGB और CIA के स्पाई से घिरा पड़ा था।
दोनों इंटेलिजेंस एजेंसी के स्पाई एक दूसरे के अंडरकवर ऑपरेशन पर नजर रखते हैं। ऐसे में जिंदाल को सोफी के एक्सपोज होने का डर सता रहा था। लेकिन कुछ दिन बाद आखिरकार सोफी का कॉल आ ही जाता है। बात को शॉर्ट रखा गया और कैफे एडा में मीटिंग तय हुई। मीटिंग में सोफी ने बताया कि हरप्रीत आहूजा मिल चुका है और वो ऑस्ट्रिया के एन्सबर्ग नाम के शहर में एक इंडियन रेस्टोरेंट का मैनेजर है। सोफी ने जिंदाल से कहा कि हरप्रीत आहूजा को और कॉन्फिडेंस में लाने के लिए वो उसके साथ डेट जा रही है। जिंदाल को यह बात अजीब लगी कि इतना सोशल व लग्जूरियस लाइफ जीने वाला आदमी एक मामूली रेस्टोरेंट का मैनेजर कैसे। हरप्रीत आहूजा दरअसल कुछ सालों पहले कैलिफोर्निया में अवतार सेट्टी नाम के इंडियन बिजनेसमैन के लिए काम करता था। जिंदाल को पूरा शक था कि सेट्टी सांधु को फाइनेंस करता था और कुछ हद तक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को भी। हरप्रीत आहूजा ने सेट्टी के साथ अचानक से काम करना छोड़ दिया था। बस तब से नजर थी रॉ की हरप्रीत पर। जिंदाल और सोफी ने मॉर्निंग ट्रेन पकड़ी इनर्सबर्ग के लिए। यहां सोफी ने मीटिंग फिक्स की जिंदाल और हरप्रीत की एक कैफे में। मीटिंग में जिंदाल ने हरप्रीत को सेट्टी से अलग होने का कारण पूछा। हरप्रीत ने साफ साफ बताया सेट्टी का आईएसआई और कुछ एंटी इंडियन लोगों के साथ रिलेशन के चलते वह सब कुछ छोड़ के चला आया। जिंदाल को बस यही चाहिए था, एक परफेक्ट रीजन जिससे वो हरप्रीत पर भरोसा कर सके। जिंदाल ने हरप्रीत को बताया कि सेट्टी सांधु के लिए काम करता है और उसे फंड्स भी प्रोवाइड करता है और वे लोग भारत पर अटैक्स के लिए कुछ बड़ा सोच रहे हैं। जिंदाल ने हरप्रीत को रॉ का इन्फॉर्मर बनने को कहा और यह भी कहा कि सेट्टी के साथ वह पहले जैसे रिलेशन रखे और उसके एक्टिविटी पर ध्यान दे, रॉ को रिपोर्ट करें। इस काम में सोफी उसके साथ होगी। जिंदाल ने इसके बाद हरप्रीत को अच्छी खासी रकम भी ऑफर की। हरप्रीत पूरी तरह से तैयार था रॉ का इन्फॉर्मर बनने के लिए। फिर होना क्या था, हरप्रीत और सोफी निकल पड़ते कैलिफोर्निया सेट्टी के वेंचर को ज्वाइन करने के लिए। इस प्रकरण के एक हफ्ते बाद नारायण और क्लर्क ली ने रिपोर्ट और कुछ डॉक्यूमेंट्स पास ऑन किए जिंदाल को। ये डॉक्यूमेंट्स अमरजीत द्वारा भेजे गए थे हरबख्श के एक्टिविटी समरी के तौर पे। डॉक्यूमेंट्स को देख जिंदाल खुशी से झूम उठता है। अमरजीत नाम का यह एसेट ने बहुत हद तक काम निपटा दिया था। उस डॉक्यूमेंट में लंदन डिप्लोमेसी के अंडर आईएसआई ऑफिसर द्वारा हरबख्श के अकाउंट में मनी ट्रांसफर की पूरी प्रोसीजर थी। इतने सारे पैसों का लेन देन आईएसआई के द्वारा किया जा रहा था। जिंदाल ने सारे इंफॉर्मेशन भारद्वाज से शेयर किया। भारद्वाज ने बिना समय गवाए सारे डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ ब्रिटिश होम सेक्रेटरी लियोन ब्रिटेन को सौंपी। आईएसआई और हरबख्श पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके थे। इसके बाद यूएस, कैनेडियन और ब्रिटिश डिप्लोमेट से भारद्वाज ने इंफॉर्मेशन शेयर की। ब्रिटिश अथॉरिटी के नाक के नीचे यह काम होता पाकर वे बहुत शर्मिंदा हुए। इससे पहले ब्रिटिश अथॉरिटी हरबख्श को पकड़े आईएसआई की मदद से वो इस्लामाबाद भागने में सफल हो चुका था। वहां एक और हरप्रीत आहूजा और सोफी ने अपनी जगह सेट्टी के फर्म में बनाई। अचानक से हरप्रीत के आगमन से सेट्टी को अजीब लगा, लेकिन पुराने दिनों को ध्यान में रख हरप्रीत को उसका बिजनेस वेंचर ज्वाइन करने को कहा। अंधे को क्या चाहिए, दो आंख। बिना समय गवाए हरप्रीत ने ऑफर एक्सेप्ट किया। सेट्टी का बिजनेस और सोशल इवेंट्स बारीकी से सोफी और हरप्रीत नोट करने लगे। सोफी और हरप्रीत ने इतना एविडेंस इकट्ठा कर ही लिया था कि उसे दबोचा जा सके। अपने सारे रिपोर्ट्स इंडियन एम्बेसी को सौंप सोफी और हरप्रीत ने अपने काम को अंजाम दिया। इंडियन ऑफिसर्स तुरंत एक्शन में आ गए। यहां नारायण सैन फ्रांसिस्को के लिए निकल पड़ता है और टॉप सर्वेलेंस में रखे सांधु का करंट लोकेशन जिंदाल को भेजता है और वो लोकेशन था लंदन। दूसरी तरफ कैलिफोर्निया में स्थित अवतार सेट्टी के ऑफिस में इंडियन अथॉरिटी पहुंचती है। इंडियन ऑफिशियल्स को देख सेट्टी सब कुछ समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अग्रेसिव मोड में विद इन हाफ एन आवर एम्बेसी ऑफिशियल सेट्टी के सारे लीगल और इलीगल डीलिंग्स के चिट्टे किट्टे खोल देती है। सेट्टी ने पहले तो साफ साफ इनकार कर दिया किसी भी डीलिंग से, लेकिन ऑफिशियल्स ने उसके सामने सारे डॉक्यूमेंट्स पेश किए जो यह दिखाता था कि सांधु के बैंक अकाउंट्स में अच्छी खासी रकम कई बार ट्रांसफर किए गए हैं। यहां तक आईएसआई और सांधु के द्वारा भेजे गए मेल्स को इंटरसेप्ट कर सेट्टी के सामने रख दिया गया। सेट्टी यहां पूरी तरह से मात खा चुका था। सच बोलने के सिवाय उसके पास कोई चारा न बचा था। सेट्टी ने ऑफिशियल्स के सामने सब कुछ बताने का प्रस्ताव रखा। ऑफिशियल्स ताबड़तोड़ सेट्टी को उसके ऑफिस से उठवाकर सैन फ्रांसिस्को ले गए, जहां नारायण उसका इंतजार कर रहा था।
6 घंटे की सख्त इंटरोगेशन के दौरान सेठी ने पोपट की तरह बोलना शुरू कर दिया। सेठी ने सांधु के स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट नेटवर्क को एक्सपोज किया। उसने यहां तक कहा कि लंदन में आईएसआई का नेटवर्क सुपर स्ट्रांग है। 6 आईएसआई ऑफिसर्स की टीम लंदन डिप्लॉय की गई और वे इंडिया में आतंकी आक्रमण करने के लिए टेररिस्ट नेटवर्क को स्पॉन्सर कर रहे थे। इंडिया में बहुत बड़ा अटैक होने वाला था इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा। इन सारे एक्टिविटी को सांधु और अब्दुल खान लीड कर रहे थे और उन्हें कोऑर्डिनेट कर रहा था आईएसआई ऑफिसर महमूद। इसके बाद सेठी ने एक एक नेटवर्क में एक्टिवेट लोगों के नाम के लिस्ट नारायण और जिंदाल के सामने पेश किए। जिंदाल ने भारद्वाज को यह मेगा लिस्ट इंफॉर्मेशन दी। भारद्वाज के पास समय जाया करने का वक्त न था। भारद्वाज ने सारे नामों की लिस्ट जो अटैक्स में जुड़े थे उन्हें पीवी नरसिम्हा राव की टेबल पर प्रस्तुत किए। पीवी नरसिम्हा राव उस वक्त एक्टिंग होम मिनिस्टर के पोस्ट पे थे। इंडियन मिनिस्ट्री से कुछ दिनों बाद जिंदाल को फोन आता है जिसमें उन्हें 18 नामों की लिस्ट मिली जिन्हें कोवर्ट ऑपरेशन द्वारा न्यूट्रलाइज किया जाना था। समय गवाए बिना उन 18 नामों की लिस्ट को रॉ ने मौत के घाट उतरवा दिया। यहां इसके बाद भी और 9 नाम की लिस्ट रिलीज हुई और उनको भी न्यूट्रलाइज किया गया। यहां रॉ ने सांधु और अब्दुल खान के नेटवर्क की कमर तोड़ दी। रॉ ने बड़ी बुरी तरह से धूल चटाया अपने दुश्मनों को। एंटी इंडियन एलिमेंट्स के नेटवर्क को फेल करने के बाद रॉ का अगला काम था सांधु और अब्दुल खान को उनके अंजाम पहुंचाना। कुछ दिनों बाद जिंदाल को बलवंत सिंह नाम के एक आदमी का फोन आता है। सांधु को लेकर एक बहुत बड़ी लीड बलवंत रॉ को देना चाहता था, लेकिन फोन पर नहीं, 1-to-1 मिलकर। दरअसल बलवंत सांधु के लिए काम करता था। रॉ ने उसका बैकग्राउंड चेक किया तो पता चला कि वह भी ब्लैकलिस्ट में था। मीटिंग तय हुई। जिंदाल के साथ भारद्वाज नारायण को भी मौजूद किया गया। मीटिंग में बलवंत ने बताया कि सांधु नए रिक्रूट्स के फिराक में है और अब्दुल खान के साथ मिल एक नए प्लान को जल्द से जल्द एग्जीक्यूट करने के फिराक में है। रॉ के साथ तकरीबन 2 दिन अलग अलग वक्त मीटिंग चली। बलवंत ने इनर सर्कल की भी डिटेल्स दे डाली और सबसे मेन सांधु की भी लोकेशन डिटेल्स थी उसमें। इतनी सारी इंफॉर्मेशन पाकर रॉ ने सारी डिटेल्स तत्कालिक इंडियन गवर्नमेंट को सौंपी। इंडियन गवर्नमेंट ने बात की गंभीरता को ध्यान रख उस वक्त की इंग्लैंड की पीएम मार्गरेट थ्रेचर से बात की। सांधु को अरेस्ट करने के लिए ताबड़तोड़ ब्रिटिश अथॉरिटी एजेंसी रवाना हुई। एक अत्यंत साइलेंट ऑपरेशन के साथ सांधु और उसके 5 क्लोज एसोसिएट्स को दबोच लिया गया। यह चूहे बिल्ली के खेल में रॉ के इंटेलिजेंस भाती पंजे ने सांधु को उसकी औकात दिखा दी। ब्रिटिश अथॉरिटीज ने एक के बाद एक छापेमारी की सांधु के अड्डों पर, और जैसे सांधु नाम का कोई था ही नहीं वैसे उसका अस्तित्व ही मिटा दिया। सांधु के बाद अब्दुल खान की बारी थी। नारायण और क्लर्कली ने उसे टॉप सर्वेलेंस पे रखा था। अब वे खान को ठिकाने लगाने का काम करने लगे। इस बार फिर काम आया खान का गार्डनर तारिक सिद्दीकी, जिसने इससे पहले भी रॉ को टर्निंग पॉइंट इनपुट्स दिए थे। तारिक सिद्दीकी ने बताया कि खान पाकिस्तान जाने के लिए जल्द रवाना होने वाला है। बस यहां से प्लानिंग शुरू हुई खान को एलिमिनेट करने की। प्लानिंग हुई नारायण और क्लर्कली के साथ जिंदाल द्वारा, और फिर जिंदाल दिल्ली के लिए रवाना हुआ और खान दूसरी तरफ पाकिस्तान जाने के लिए रवाना होता है। समय था मई 1987। अब्दुल खान अपने होम टाउन लाहौर में था और वो न्यूली अपॉइंटेड आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हामिद गुल से मिलने के फिराक में था। एक सुबह जब खान अपने घर से वॉक पे निकल रहा था कि तभी अचानक मोटरसाइकिल पे सवार 2 आदमी गन निकालकर एक के बाद एक गोलियां खान पर चलाना शुरू कर देते हैं। अचानक से हुई इस हमले ने लाहौर के उस गली को हिला और डरा के रख दिया। उन 2 युवानों ने पॉइंट ब्लैंक और गर्दन में 9 बुलेट्स फायर कर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंसर और कभी न सच होने वाले भारत की बर्बादी का सपना देखने वाले को उसी के घर के बाहर कुत्ते की मौत मारी। इन्वेस्टिगेशन कर रही लाहौर पुलिस इस मौत को बिजनेस राइवलरी के चलते यह मौत हुई है ऐसा अपने स्टेटमेंट में लिखती है। लेकिन आईएसआई को पूरा विश्वास था कि यह काम और कोई नहीं बल्कि रॉ ने किया है। रॉ घर पर घुसकर आईएसआई के नाक के नीचे अपना काम कर गई और आईएसआई चाहकर भी कुछ न कर पाई। तो दोस्तों, यह कहानी थी रॉ के उस मिशन की जिसने आईएसआई को हरा के रख दिया। चंद एजेंट्स के द्वारा पूरे आईएसआई के ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क को ध्वस्त कर देने की यह कहानी थी।
डिप्लोमेटिक प्रेशर से हट रॉक क्या कर सकती है और अपने इंटेलिजेंस से दुश्मनों को कैसे उसकी औकात दिखा सकती है, ऑपरेशन हॉर्नेट उसका उत्तम उदाहरण है। आपसे मुलाकात होगी फिर एक एस्पिनाज स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।